अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम मुकाबिल पब्लिक के साथ में खुशामदीद। मैं हूँ मारिया जदून। मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा और आमिर मतीन। नून लीगी क़यादत की जानिब से अस्करी क़यादत पर सियासी मामलात में मुदाखलत का इल्ज़ाम नून लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुतालिक आर्मी चीफ से 2 मुलाकातें की हैं। DGISPR ने जवाब दे दिया, जबकि मुलाकातें ज़ाती नौयत की थी ऐसा कहना है और ऐसी वजाहत सामने आई है मोहम्मद जुबैर की जानिब से। मुलाकातें अगर ज़ाती थीं तो DGISPR उनमें क्यों मौजूद थे, प्रोग्राम में सवाल उठाएंगे। फैसले पार्लिमान में होने चाहिए, GHQ में नहीं। सियासी क़यादत को बुलाना चाहिए, ना ही सियासी क़यादत को जाना चाहिए, ऐसा बयान सामने आया है मरियम नवाज का। एक और टॉपिक जिस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, जर्नैलों से मुतालिक मुलाकातों पर ऐवान में मुआज़रत करने वाले ख्वाजा आसिफ की दोबारा अस्करी क़यादत से राब्तों का इंकिशाफ हुआ है। माजी में ख्वाजा आसिफ मुलाकातों के हवाले से क्या कहते थे वो आपको सुनवाएंगे। एक और इशू जिसके ऊपर आज के ही प्रोग्राम में हम बात करेंगे, कौमी असम्बली इस्तेहकाक कमेटी में मुनासिब जवाब ना मिलने पर नून लीगी MNA मोहसिन रांझा CCPO लाहौर उमर शेख पर बरस पड़े हैं। मुझे माफ कर दें, जनूबी पंजाब से हूँ, वस्ती पंजाब में आकर फंस चुका हूँ, 15 दिन से माफियां मंगवाई जा रही हैं, ऐसा बयान सामने आया है उमर शेख साहब का। मोहसिन शाहनवाज रांझा के गुस्से के पीछे असल वजह क्या है, प्रोग्राम में जानेंगे। आमिर साहब, आपसे आज मैं प्रोग्राम का स्टार्ट लूंगी। मरियम नवाज साहिबा का बयान आता है, वो कहती हैं कि सियासी क़यादत को ना बुलाना चाहिए ना उन्हें जाना चाहिए, जबकि उसके बाद की डेवलपमेंट भी आपके सामने है। DGISPR का बयान सामने आया, नून लीग कहती है मुलाकातें नहीं हुई हैं, नून लीग के कुछ लोग कहते हैं मुलाकातें हुई हैं, असल वजह क्या है? ये एक टोटल सियासी खिचड़ी पक गई है। एक कॉमेडी ऑफ एरर्स कह लें, सर्कस कह रहे हैं, जो मर्जी कह लें। एक और लफ्ज़ मेरे जहन में मैं रुक नहीं सकता, थिएटर ऑफ द अब्सर्ड। हाँ, थिएटर ऑफ अब्सर्ड कह लें। ये सारे मुहावरे इसी सूरत हाल के लिए पैदा किए गए थे। बात यह है कि ये 2 दिन पहले यहाँ पे एक नक्शा पेश किया गया कि लगता था कि पाकिस्तान जाग चुका है, पाकिस्तान और अरब स्प्रिंग आ गई है, इनकलाब आ चुका है। और उसके बाद MRD की बातें हो रही थी, बहाली जमहूरियत हो रहा था, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, कि अब लगता था कि जनाब इस मुल्क के अंदर जो है ना सियासतदान इकट्ठे हो गए हैं और वो इस्टेब्लिशमेंट को जो है ना चने चबा देंगे, वो लोहे के चने चबा देंगे, इस टाइप की बातें हो रही थी सारी। अब जो डेवलपमेंट आ रही है तो अब समझ ही नहीं आ रहा कि जनाब पता चल रहा है कि यहाँ तो एक रेस लगी हुई थी कि तू चल में आया, पीछे से कोई मिल रहा है, कोई आगे से मिल रहा है, कोई दरमियान में से मिल रहा है और कोई चापलूसी कर रहा है। और पहले वो सारी इनकलाबी तकरीरियों के बाद जो है ना अब हर एक की एक्सप्लेनेशंस आ रही हैं। पहली बात तो वहाँ पे झटका लगा, हम सबको लगा कि इतनी बड़ी वो जो है नवाज शरीफ साहब की तकरीर हो गई, APC हो गई। और हमारे भी कसूर है सहाफ़ी भाइयों का भी कि ये खबर ही नहीं निकली भाई से कि जनाब ये तो पहले मीटिंगें, अब पता चल रहा है मल्टीपल मीटिंग्स होती जा रही थी सारी। उसके बाद अब वो मीडिया के थ्रू पता चला कि मीटिंग्स हुई हैं, मल्टीपल फिर मीटिंग्स हुई हैं। अब कुछ समझ नहीं आ रहा, इंटरप्रेट नहीं हो रहा मेरा। लोगों को आगे भी लिखे होंगे, मगर दोबारा ज़रा दिखा दें। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि तो मरियम का बयान कि उन्होंने क्या कहा है को इंटरप्रेट करेंगे, हम भी समझना चाहेंगे कि उनके वालिद साहब क्या कह रहे हैं, उनके चचा क्या कह रहे थे और वो क्या कह रही हैं। उसके बाद फिर जुबैर साहब वाला इशू और ख्वाजा आसिफ वाला भी डील करते हैं। सबसे पहले मरियम नवाज का शॉट चलाइएगा, जिसमें वो आज बात कर रही थी कि सियासी क़यादत को ना बुलाना चाहिए और ना उन्हें जाना चाहिए। जिस इशू पे वो बुलाया गया था वो गिलगित बल्तिस्तान का इशू था, और गिलगित बल्तिस्तान का जो इशू है वो पॉलिटिकल इशू है, वो अवामी रिप्रेजेंटेटिव्स का इशू है, उनके सॉल्व करने का इशू है, उनकी मशावरत का इशू है। ये जो फैसले हैं ये पार्लियामेंट में होने चाहिए, ये GHQ में नहीं होने चाहिए। मुझे इल्म का पता नहीं है कि उनको इल्म था या नहीं था या उनको बाद में इल्म हुआ, लेकिन ना इन इश्यूज पे पॉलिटिकल क़यादत को बुलाना चाहिए ना पॉलिटिकल क़यादत को जाना चाहिए। ये इश्यूज डिस्कस करने के लिए जिसने आना है वो पार्लियामेंट आए।
क्लास्टर साहब वो ये कह रही है ना जाना चाहिए ना बुलाना चाहिए, लेकिन बिलावल साहब का भी यहाँ पे मैं ऐड करूंगी। बिलावल साहब कह रहे हैं कि मुलाकातें हुई हैं और नेक्स्ट टाइम अगर शेख रशीद साहब हुए तो मैं नहीं जाऊंगा, यानी कि मुलाकातें हुई हैं। मगर वैसे मैं पॉइंट आउट कर दूं कि ये आप भी कल फरमा रहे थे कि जनाब ये इतने अगर सियासतदान में इनमें इतनी अकड़ है और इतना ऑनर है तो इनके ये गए क्यों थे, इनको पार्लियामेंट में क्यों नहीं बुलवाया? मैंने खैर वो शायद क्लिप मौजूद है जो ये परसों हमने कहा था ना, जो आज मरियम नवाज साहबा ने उसको मेरा वो दिखा दिया जाए, वो ज़रा पहले दिखा दें कि मेरा क्या इस पे टेक था जब ये सारे एक टेलीफोन कॉल पे दौड़े चले गए। एक दफ़ा तो नहीं गए, अब तो वो चीज़ें कई दफ़ा गए। तो मेरा क्या इस पे टेक था जो मरियम नवाज साहब ने एग्जैक्टली आज वही बात की है कि मुलाकातें क्यों वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो ज़रा वो अगर वो सुना दें तो फिर क्लास्टर साहब का वो क्लिप जरा चला दें। आपसे मिलना बिल्कुल जरूरी, हम आपकी कंसर्न सुनना चाहते हैं। सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, मतलब मेजर इश्यूज हैं, फेयर इनफ, दुनिया भर में होता है। आप जरा तशरीफ लें, पार्लियामेंट में हैं। इससे पहले जनरल कियानी साहब आते थे, जनरल शुजा पाशा साहब आते थे, हम एक कमेटी बना लेते 15-20 लोगों की, वहां बैठ के हमें ब्रीफ करें, उसके बाद लंच या डिनर कर लेंगे। तो फैसले पार्लियामान में होने चाहिए। अब मरियम नवाज साहबा ने एग्जैक्टली वही बात की है जी, नहीं जाना चाहिए। सवाल ये है, 2-4 चीज़ें हैं कि जो मुलाकातें सामने आई हैं उनके ज़ुबैर साहब वाली, वो 26 अगस्त को हुई है और बाद में 7 सितंबर को हुए थे। और वो ये फरमा रहे थे ज़ुबैर साहब के दोनों मुलाकातें मैंने बाद में मरियम साहबा को बताई हैं, बाद में बताई। हालांकि बाद ये कह रहे हैं, वो मेहर बुखारी साहबा को मैं सुन रहा था, वो कह रही हैं कि इनको पहले उनसे मरियम नवाज साहबा से मुलाकातें हुई हैं जो उनका इशारा था, और बाद में जाके ये मिले। चले मान लेते ज़ुबैर साहब भी ठीक कह रहे हैं कि मेरी बाद में उनसे मुलाकात हुई है, मरियम नवाज साहबा से हुई हैं। तो 26 अगस्त को तो पता था मरियम नवाज साहबा को कि जनाब के मुलाकातें हुई हैं, 7 को भी पता था कि ज़ुबैर साहब मिल रहे हैं। आज वो 23 को क्यों कह रही हैं कि ये मुलाकातें नहीं हुई? इन्हें ज़ुबैर साहब को नहीं रोका 26 अगस्त को? ज़ुबैर साहब यू आर नॉट सपोज टू बी इट, ये जो है ना यूनिफॉर्म्स में हमारे जनरल्स हैं ना, आपने नहीं मिलना इनसे क्योंकि हम एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़े हैं। ज़रा ये चीज़ें अगर बाहर ना निकलती हैं, अगर ज़ुबैर साहब वाला आपके पास या उससे पहले जनरल साहब वाला क्लिप है कि जिसमें आज उन्होंने इनका भांडा फोड़ा है, ज़ुबैर साहब इन कमर के कोने में छुपे हुए बैठे थे कि किसी को पता नहीं है कि जनाब के ये भी वारदातें डाल रहे हैं, ये भी मरियम नवाज साहबा और नवाज शरीफ साहब की वो जाके लॉबिंग के लिए पहुंचे हुए थे। क्यों पहुंचे हुए थे वो एक अलहदा कहानी है, क्यों इनको एंटरटेन किया जाता है वहाँ पे, क्यों इनको मेहमान नवाजी की जाती है, वो एक और कहानी है और स्टोरी है। क्योंकि मसूफ जो हैं ज़ुबैर साहब ये दावा भी रखते हैं बहुत सारे ये निजी महफिलों में आते जाते कि शायद जब ये उस वक्त आर्मी चीफ, ये सर सैयद स्कूल के क्लास फेलो हैं और एक इनका है कि जी मेरे क्योंकि स्कूल के क्लास फेलो हैं तो मेरा एक ज़ाती ताल्लुक है उनसे। वही ज़ाती ताल्लुक ही है ना। अब ज़ाती ताल्लुक तो फिर इसी तरीके से आते, वो और भी बहुत सारी बातें कहते हैं कि लगवाने में, कराने में, लॉबिंग में, अपने आप को समझते हैं ना कि मेरा कितना बड़ा रोल था, और इसलिए फिर इनको गवर्नर सिंध भी लग गए क्योंकि नवाज शरीफ साहब को पता था कि जिसका ताल्लुक वहाँ से निकला है GHQ से, तो मियाँ साहबान तो फिर उसके बाद आपको पता है वो अपना बंदा समझ के उसको रहते देते, अपने बंदे से अब काम भी ले रहे थे कि भाई साहब अब जरा जाएं और मरियम नवाज साहबा के लिए और नवाज शरीफ साहब के लिए लें। ये तो फरमा रहे थे ना, ज़ुबैर साहब तो मुकर गए ना चिट्टे पे। ये तो पाकिस्तानी कोई करैक्टर नाम की तो चीज़ बच नहीं गई ना हमारे यहाँ के। चले वो झूठ बोला है तो कायम भी रहो इस पे ज़फ़र, जो ज़फ़र इकबाल साहब का शेर है जो मुझे एक ही आता है अल्लाह के फजल से। मिसरा एक ही आता है, एक ही आता है, नहीं आगे भी आता है उसका है ना, हाँ झूठ बोला है तो कायम भी रहो इस पे ज़फ़र। आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। ज़ुबैर साहब एक झूठ अब आप बोल भी बैठे हैं तो पूरा फिर उसके बाद साहिब किरदार बने ना, पूरी बात बताया ना, क्योंकि DGPR जो है अगर उनका सलाट है, उन्होंने तो बड़ा क्लियर कहा है कि जनाब की सियासत पे भी बात हुई है, आपने मरियम नवाज साहबा और उनको वो भी किया है, तो उन्होंने कहा जनाब जो भी फैसले होंगे पार्लियामेंट में होंगे। आप कहते हैं हमारी सियासत पे या मरियम नवाज साहबा से मतलब गुफ्तगू भी नहीं हुई, चीज़ें भी नहीं हुई। ज़रा उनका भी सुना दें अगर आपके पास उसका DG साहब का मौजूद कि है। उन्होंने क्या इनका भांडा फोड़ा है जो अपने आप को बड़ा कहते थे, मैं बड़ा GHQ के बड़ा करीब हूँ, मैं जनाब जनरल साहब का बड़ा बड्डी हूँ, मैंने पता नहीं कितनी बड़ी लॉबिंग कर रखी थी, ये सारी चीज़ें कहते थे। उन्होंने एक सेकंड नहीं लगाया आपको डिसोन करने में कि हजूर यू आर ऑन ए मिशन, आप एक जाती काम के लिए गए थे, अपनी पार्टी के बॉसेस जो मास्टर से उनको सर्व करने गए थे, कोई इस मुल्क के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए ज़ुबैर साहब आप नहीं गए थे। जो आपका काम था, इशू था, मुद्दा था, वो उन्होंने आपका बता दिया। अब उसके बाद आप जस्टिफाई करें कि मरियम नवाज से पहले मुलाकात हुई, मैंने बाद में उनको बताया, उन्होंने मुझे नहीं कहा था, खुद ही मेरे बैठे बैठे एक मेरे ऊपर एक उसमें कहते हैं ना नाजिल हुई और मैंने कहा जी मुझे जनरल साहब से मिलना चाहिए और मुझे 5 मिनट में टाइम भी मिल गया। जरा वो पर कौम को सुनाया। DJ SPR का शॉर्ट प्ले कीजिएगा जिन्होंने आज ARY न्यूज़ पे भांडा फोड़ा, जरा वो प्ले कीजिएगा। क्लासा साहब, एक ये बयान, एक ज़ुबैर साहब का बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि पहली मुलाकात के बाद मैंने मरियम नवाज़ को बता दिया, और एक मरियम नवाज़ का आज का बयान जो वो ये कह रही हैं कि मैंने भी आप की तरह कहीं से सुना है कि मुलाकातें हुई हैं।
अब ज़रा ये उन्होंने जो डीजी साहब ने बात की है, अगर ज़ुबैर साहब को मौके भी सुना देते ताकि पूरी कौम को पता चलता हमारी क़यादत जो है माशाल्लाह ये कितनी ईमानदार है, कितना सच बोलती है। इसमें तो पता है उनके लिए वो ये शौक लगा है ना इनको ज़ुबैर साहब को। मैं उनको सुन रहा था काशिफ अब्बासी के शो में, बात नहीं हो रही थी उनसे, एक बात का सीधा जवाब नहीं है। वैसे हर एक को कहते हैं ज़ुबैर साहब टीवी शो में, आपको क्या पता, दुनिया में अपने आप को दुनिया का सबसे ज़हीन आदमी भी समझते हैं। कई दफ़ा हम सुन भी चुके हैं कि जब उनको बात उनके कोई मर्जी के खिलाफ कर दीजिए तो फ़ौरन कह देते आपको क्या पता, मतलब मुझे सारा पता है। आज पता चल गया है, जब काशिफ अब्बासी के शो में 4 सवाल डाले, फिर मुंह से फिर उनसे बात नहीं निकल रही थी कि क्या जवाब दूँ। पहले मुलाकात हुई, बाद में हुई, कब हुई, कैसे हुई, फिर डीजी साहब वहाँ पर क्या कर रहे थे। तो इनके लिए तवक्को ये नहीं थी, मेरा ख्याल है, जिसे गड़बड़ा गई है कि इन्होंने तो मुलाकात की अर्जी डाली थी आर्मी चीफ साहब को, क्योंकि पुराने रिलेशनशिप की बुनियाद पे भी चलो होते हैं, सबके होते हैं, मान लिया। उन्होंने उस मीटिंग में डीजी आईएसआई को बुला लिया, जिसका इनको नहीं पता होगा, मैं शर्तिया कह रहा हूँ, मेरी असेसमेंट है। इनको ये तो अपने तक गए होंगे, पुराने तल्लुकात की बुनियाद के बैठेंगे, गासिप लगाएंगे, स्कूल डेज याद करेंगे, पुरानी यादें जैसे होते हैं दोस्तों का, और फिर दरमियान में चलते चलते अपनी अर्जी डाल देंगे कि अल्लाह ने आपको बहुत बड़ा ओहदा दिया है, मेहरबानी करें, मेरे ये बेचारे नवाज शरीफ साहब और मरियम साहब आपको पता है कितने मेरे वो हैं, तो जाने दें, परे करें। उनको ये नहीं पता था कि वो डीजी आईएसआई को बुलाया होगा उन्होंने। तो इससे क्या साबित होता है कि उनको पता था कि ये कोई ज़ाती तल्लुकात की बुनियाद पर मिलने नहीं आ रहे, कोई अर्जी मेरे पास लेके आ रहे, एटलीस्ट आई शुड है। ये तो बहुत बड़ा ये है जो तो डीजी आईएसपीआर ने इनके बारे में कहा है कि ज़ाती मुलाकात नहीं थी, ये बाकायदा इन्होंने खुद अर्जी की, 2 दफ़ा की। और आज मरियम नवाज साहबा ने कितने सोबर एक स्टाइल में, अंदाज में कौम को उन्होंने स्नब किया, आपको, मुझे, सबको, कि ये जर्नलों से मुलाकातें नहीं करनी होती, बिल्कुल इनको से नहीं मिलने जाना चाहिए। जिनका एजेंडा, जिनकी सारी गुफ्तगू लेके ज़ुबैर साहब वहाँ पे बैठे हुए थे। सो दैट्स वेरी, मतलब मेरा ख्याल सियासतदानों का करैक्टर जो ना मज़ीद ऑलरेडी भी अल्लाह के फजल से कोई इतना ज़्यादा ऊंचा नहीं था, आज मज़ीद मेरा ख्याल नीचे गया है। लेकिन आमिर साहब, जिस तरह से भी क्लासेस साहब ने बात की है, लेकिन एक सवालिया निशान हुकूमत पर भी है कि ये बैकडोर पे मुलाकातें हो रही हैं। नहीं, हुकूमत का बैकडोर पे ये जो मुलाकात हो रही है, हुकूमत का तो इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये मगर हंसी आ जाती है ये सारे जो वर्जन सुन के, और ज़ुबैर साहब की ख़ास तौर पे, मैं वो अदरवाइज़ बड़े संजीदा आदमी पोस्ट करते हैं अपने आप को, और बहुत ज़्यादा उनका होता है कि मैं बहुत संजीदा आदमी हूँ। ये इतनी गैर संजीदा इनकी एक्सप्लेनेशन है कि उनको अगर ये कोई लंच था, ये फैमिली ओकेजन था, तो उनको क्या ज़रूरत थी जनरल फैज़ को बुलाने की। और उन्होंने ख़ास तौर पे डीजी आईएसआई ने मेंशन किया है कि जनाब इन्होंने अप्लाई किया, हमने मीटिंग दी, जनरल फैज़ भी वहाँ बैठे हुए थे आईएसआई के चीफ। उसके बाद वहाँ पे मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ पे एजेंडा भी बताया। अब ये ज़्यादा अगर इस तरह ही कहेंगे कि बिल्कुल फैमिली ओकेजन का वो था, इनफॉर्मल का था, तो आई एम श्योर कि डीजी आईएसपीआर के पास और बड़ा मवाद होगा कि क्या क्या बातें आई, और शायद ये उनको पुश कर रहे हैं कि मज़ीद भी बताएं कि इन्होंने क्या मांगा या क्या उसके मुतल्लिक। अभी तो बड़ा मुख्तसर सा है ना कि ये चल रहा था कि जी उन्होंने कहा जनाब ये अदालतों के मसले हैं, अदालतें जाने और आप जाने कि हमारा इसके अंदर कुछ नहीं अभी है। बहरहाल इसके अंदर शायद उनको ये पुश कर रहे हैं कि मज़ीद डिटेल्स बजाने वाली। मगर दूसरा ये सोचे ना, मुलाकात की क्यों ज़रूरत क्यों थी, पेश आई जो है कि चलें तल्लुकात थे स्कूल के ज़माने का, कोई अगर ताल्लुक़ था भी, कोई ज़ाती ताल्लुक़ था, तो इस वक्त क्या हालात है कि उनके जो है वो नून लीग के अंदर काम करते हैं। नून लीग के एक वज़ीर आज़म होते थे जिनका नाम था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनको नाअहल कर दिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया, उनकी बेटी को भी जेल में डाल दिया गया। वो इस वक्त भगौड़ा डिक्लेयर कर दिए गए हैं, वो बाहर भागे हुए हैं। और ये इतनी ज़्यादा 2-1 साल से टेंशन चल रही है, और नून लीग इल्ज़ाम भी लगाती है कि ये इस्टेब्लिशमेंट ने किया है, और हमारी लड़ाई नवाज शरीफ साहब अभी कल परसों कह रहे थे इस्टेब्लिशमेंट के साथ है और किसी के साथ है नहीं है। जब इतनी लड़ाई है तो उसमें ये बचपन का दोस्त याद आ गया। बचपन के दोस्त के साथ आपकी कदूरत बढ़ जाती है कि मेरे बचपन के दोस्त तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, अन्ना मेरी तुम्हारी कुट्टी, ये होता है ये बचपन के दोस्तों के साथ कि आपने मेरे साथ सलूक है। उसके अंदर आपको एक दफा नहीं, ये ताजिर है, बिजनेसमैन है, ये आप अब देखिए ना, हम वो रोटी को कहते हैं, हम वो रोटी को चोची कहते हैं, या हमारे माथे के ऊपर क्या लिखा हुआ है, इस तरह की बातें होती है ना, जो एक हंसी आ जाती है। ये बड़ी संजीदा गुफ्तगू है पर हंसी आ जाती है जिस तरह की आ रही हैं। उसके बाद इनका एक चल रहा है, साबित उससे ये होता है
कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर है उसका बुनियादी तौर पे सियासी बात यह है कि हम तनाजुर समझने की कोशिश कर रहे थे कि जनाब इतना जो एक्सट्रीम रिएक्शन उनका अब आया है, इतना अर्सा खामोशी रही, उस दौरान में एक ट्रूस लग रहा था जिसके अंदर वो बाहर भी गए, जमानतें भी हुई, ये हुई, तो एकदम से सो वी वर ऑल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि व्हाट हैपेंड, हुआ क्या था। आज समझ आ गई है इस ये अब जो आज ये जो आई है ना सारी बयान, इसके बाद मिसिंग लिंक वो जुबैर साहब कनेक्टिंग द डॉट वो जुबैर समझ साहब। आ गया He is a go कि जनाब जुबैर साहब को भेजा गया था कि चेक करें कि जनाब हमारे मतलब क्या सूरत हाल है। वहां से फिर वो जो पंजाबी में लतीफ़ा नहीं है, फिर इन्हों ना ही समझिए, उधर से हो गई ना, उन्होंने कहा नहीं नहीं दोबारा चेक करके आओ। वो फिर 7 सितंबर को दोबारा गए, फिर वो क्या किया है कि फिर जनरल साहब ना ही समझिए, उसके बाद क्या जी फिर बताया। जाहिर है जुबैर साहब ने ये बातें कोई नहीं पूरी तफसील बताई होगी कि जनाब ये वहाँ से सूरत हाल ये है। तो एक तो ये है कि नवाज शरीफ साहब ने उसकी तकरीर उसका जवाब था, मगर दरमियान में ये है कि इसमें शहबाज शरीफ साहब का रोल जो है कि इस सारे उसके बावजूद भी जो है वो मीटिंग में गए, ये ना होने के बावजूद जब बुलाया गया था तो दोबारा गए। जब ये गिलगित बल्तिस्तान पे सो कॉल्ड जो मीटिंग कही जा रही है, तो अगर इतना ना हो गई थी और इतने गुस्से में बड़े भाई आ गए थे तो छोटे भाई कह सकते थे कि आपने मेरे बड़े भाई के साथ ना अच्छा सलूक नहीं किया और आपने उसके मुताबिक जो किया, तो मैं नहीं आता, एज अ प्रोटेस्ट मैं नहीं आऊंगा इस मीटिंग में जो है, इस वक्त आपका हमारा यहाँ नहीं है, या आप मेरे पास आए मैं क्यों आऊँ टाइप जो है वो नहीं। वो वहाँ पे भी गए, वो उस मीटिंग में भी ज़्यादातर खामोशी रहे, बड़े भाई साहब जब बोल रहे थे। अब आ जाता है मरियम का बयान। मरियम का बयान को अब कैसे इंटरप्रेट मैं करूँ? क्या वो अपने चचा की सरजनिश कर रही थी जब वो ये कह रही हैं कि इनसे नहीं मिलना चाहिए था? तो मिलने कौन गया था? पार्टी चीफ मिलने गए थे, या मोहम्मद जुबैर मिलने गया था, या मोहम्मद जुबैर मिलने गया था, ख्वाजा आसिफ मिलने गया था, ख्वाजा आसिफ या एहसन इकबाल मिलने गया था। इकबाल में सबसे इंपॉर्टेंट है कि पार्टी के चीफ जो है मियाँ शहबाज शरीफ साहब मिलने गए हैं। सो वो कहते हैं साथ में कि नहीं फैमिली के अंदर कोई रिफ्ट नहीं है, तो रिफ्ट तो उन्होंने एक ना सिर्फ डांटा है, अपने चचा को डिसोन किया है, बेइज्जती की है, स्नब किया है कि जनाब वहां पे क्यों मिलने जाए, पार्लियामेंट में बुलाना चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा कोई नुमाइंदा नहीं गया। दूसरा वो ये एक्टिंग कर रही हैं कि उनको जो है जिस तरह इस मीटिंग का ये जो जुबैर की हुई है या शहबाज साहब की जो हुई थी मीटिंग, इसका उनको तो नहीं पता था। अगर पता होता तो वो रोक ना देती हैं, अगर उनके ये ख्यालात थे कि ये जो है ना ये वर्दी वाले लोगों के पास नहीं मिलने जाना, तो अंकल आप नहीं जा सकते, या उनको नहीं पता था उस वक्त भी नहीं बोली। ये हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब मियाँ नवाज शरीफ साहब को या इनको बताए बगैर गए हों। अगर फर्ज करें गए उनको बताए बगैर, फिर तो बहुत सीरियस रिफ्ट है पार्टी के अंदर, या ये गुड कॉप है बैड कॉप है। तो वो एक जी मैं इसलिए कह रहा था थैंक यू फॉर दैट नहीं मुहावरे का जो है ना थिएटर ऑफ द अब्सर्ड, ये थिएटर ऑफ द अब्सर्ड है ओवरऑल। अभी बीच में ख्वाजा आसिफ का और बाकियों का बिलावल के बयान आते हैं, मगर नून लीग का सिर्फ देख लिया जाए तो एक इंसान सर पकड़ के बैठ जाता है कि जनाब ये इसके बाद इन्होंने क्या लड़ना है, क्या ये बड़े बड़े डायलॉग बोलने हैं। पहले वो मेरा ख्वाजा आसिफ वाला सुना दें आप, तो उसकी तरफ ले जाए कि इसमें एडिंग टू दी होल ड्रामा जो है ना ये एक और पार्ट 2। ब्रेक के बाद मैं इसी पर क्लासेस साहब का भी व्यू लूंगी और साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे आपको कि माजी में ख्वाजा आसिफ क्या कहा करते थे और कैसे कहा करते थे, और कल जो उन्होंने बयान दिया है वो क्या है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन ख्वाजा आसिफ पर बात कर लेते हैं। उन्होंने जर्नैलों के बारे में गुज़िश्ता रोज़ जियो न्यूज़ पर एक शो में कुछ इंकशाफात किए, ज़रा आप वो सुनिए कि उन्होंने क्या कहा है। ख्वाजा साहब बदलता है रंग आसमां, कैसे कैसे बयानात के साथ साथ टोन और बिहेवियर भी बदले हुए हैं। अब हमें जो बिग डिसअपॉइंटमेंट्स है ना मेरी और आमिर साहब के, हमारे बड़े अच्छे हम इनको समझते थे, ख्वाजा आसिफ साहब थे, चौधरी निसार अली खान साहब थे, उसके अचकजई साहब थे, रेवोल्यूशनरी जो हमने 5 साल का पीरियड देखा है 2002 का और 2007 का, इनकी तकरीरें सुन के हम रेडिकल साइड पे गए कि ये जमहूरियत ऐसे होती है, पार्लियामेंटेरियन ऐसे होते हैं, इसी तरह का स्टैंड होता है कि सिविलियंस को ऐसे रहना चाहिए, इन्हें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है उनके पॉलिटिकल रोल के खिलाफ रहना चाहिए।
कोई खुफिया मुलाकातें नहीं होनी चाहिए, GHQ नहीं जाना चाहिए, इंटेलिजेंस एजेंसीज के मेस में जाके जो कोसार में इन्होंने डिनर किया वहाँ नहीं होने चाहिए, या ख्वाजा आसिफ साहब और एहसन इकबाल जो हैं एक कोने में, जो अब वो खबर निकल रही है ना कि हमारी कहाँ खुफिया मुलाकात हुई है, एक कोने में खड़े होकर वहाँ पे आर्मी चीफ और DGISI के कानून में सरगोशियाँ नहीं करनी चाहिए, जिसका हवाला शेख रशीद साहब दे रहे हैं। अब ज़रा हमारा वो देखें, अब भी शाहजेब खानज़ादा साहब के शो में बात नहीं हो रही थी, 2-4 उन्होंने सवालात किए ना, कहते मैंने वर्गलाओ नहीं, पहले कह रहे थे मैं भावल नगर का जट नहीं कहा, मैं ख्वाजा आसिफ है कहा, अब ख्वाजा साहब कह रहे हैं मुझे वर्गला के ना बातें ना निकलवाई मुझे। ये देखना बंदे के जब स्टेक जब बढ़ जाते हैं, जब आपके इतने सारे आपके हाथ पांव बांध दिए जाते हैं, क्योंकि उनको पता था। अब इनसे पूछना ये चाहिए ख्वाजा आसिफ साहब से, जिस एस्टेब्लिशमेंट पे आपने ये क्वेश्चंस उठाए हैं, वैलिड क्वेश्चंस होंगे, कोई डिबेट भी होती है यहाँ पे, बहुत सारा एक जो उसका डिबेकल हुआ था 71 का, वो पूरे पाकिस्तान के लिए एक इशू है और रहेगा हमारे लिए एक नेशनल वूंड के तौर पर रहेगा सब के लिए। एक तरफ आपकी ये हैं, दूसरी तरफ आप जो है जाके खुफिया मुलाकातें भी कर रहे हैं, बल्कि आर्मी चीफ ने जो इनको कहा जरा 2-4 मुझे एक्सप्लेन करने दें चीज़ें, बड़ी सीरियस बातें की हैं उन्होंने, जो अभी ख्वाजा आसिफ साहब बता रहे थे 2-4 चीज़ें। एक तो उन्होंने ख्वाजा साहब को कहा कि हजूर आप हमारे पे धांधली के वो लगाते हैं, आपने तो मुझे रात को टेलीफोन कॉल की थी उस रात जिस रात इलेक्शन थे अपने हलके के लिए। अब आमिर साहब एक बड़ी ये अहम बात कर रहे थे, जब हम शो तैयार कर रहे थे, अपने हलके के लिए बात की है, पूरे मुल्क के लिए बात नहीं की, नवाज लीग के साथ मसला हो रहा है, मतलब कि मैनू जिता दो तुसी, बाकी खैर ऐसे देख लवांगे। सो उनको जितवा दिया कि अगर धांधली हुई है बकौल नवाज शरीफ साहब के कि इनको कौन लाया है और इनको रिग्ड करके लाया है, फिर रिगिंग में तो ये भी शामिल आते हैं कि ख्वाजा साहब ने टेलीफोन किया तो पुराने तल्लुकात की बुनियाद पर यार बंदा रिक्वेस्ट कर रहे फोन कर ले, चलो यार ख्वाजा साहब ने कुछ ना कहना, इन्होंने भी पतली गली चो कट दो तुसी, खैर है ये क्योंकि सियालकोट दे वो नहीं सियालकोट दे ख्वाजे ने ये बहावल नगर दे जट नहीं, जटों विचों दरम्यान इन्होंने ख्वाजा साहब ने कट दो तुसी। अब सवाल इसमें 2-4 और बनते हैं ख्वाजा साहब के उस पर। उन्होंने इनको कहा कि आपने फ़ोन किया, प्लस 2 बातें सर और जो की हैं ख्वाजा आसिफ साहब ने, मेरा ख्याल है पूरी कौम ने इनको पिक नहीं किया, 2 बड़ी अहम बातें हैं। वैसे ये मैं अगर मेरा शो उठा ना, मुझे याद नहीं रहा, वो कहते हैं ना कि आई टोल्ड यू सो, जिस रात हमने ये स्टोरी बयान की थी ना यहाँ पे कि इनकी मुलाकातों सीक्रेट मुलाकात की हमने डिटेल दी थी, मैंने उसमें भी बताया था कि आर्मी चीफ ने इनको बाकायदा कहा है, ये बिलावल को भी कहा है और उन्होंने शहबाज शरीफ को भी कहा है, जब पॉलिटिकल इशू आया है उन्होंने बिलावल को कहा, जब बिलावल ने 71 का हवाला दिया, ये मैं फिर कह रहा हूँ, इन्होंने 71 का हवाला दिया आर्मी चीफ को वहाँ पे कि जनाब कि अगर आप इस तरह के काम करेंगे तो 71 में भी ऐसे हुआ था, एंड आर्मी चीफ गॉट प्रोवोक्ड, वहाँ के ना बात सुने, हमारे पे तो चलो बात आ रही है, आप मुझे बताएं आपके वाले साहब को यहाँ घसीटने का, पेट फाड़ने के ये नारे को हमसे पूछ के तो नहीं किए गए थे। शहबाज शरीफ साहब कहते थे ना कि आपके वालिद को मैं घसीटूंगा या मैं फलां करूंगा, उन्हें शहबाज शरीफ को भी कहा कि आप जो बातें करते थे आपके सामने आई हैं, आपने कहा जरदारी को घसीटूंगा, मैं इसको चौकों पे लटकाऊंगा, फिर क्या बना। एक और बात जो ख्वाजा साहब ने की, आखिरी बात फिर आमिर साहब से पूछें, दैट्स मोर सीरियस। ख्वाजा साहब ये कह रहे हैं, अब इस पर DGI-SPR को मेरा ख्याल है उनको अपना बयान देना चाहिए, इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। वो ये कह रहे हैं कि मौजूदा वज़ीर आज़म जो इमरान खान साहब हैं उनके बारे में भी आर्मी चीफ ने ये कहा है, ये उनकी जो ख्वाजा साहब के इंटरव्यू में से आ रही है कि वो भी ऐसे तकरीरें करते थे, बड़े बड़े दावे करते थे। अब उनकी तकरीरें और उनके दावे भी उसी तरह उनके सामने आ रहे हैं जैसे आपके घसीटने के नारे और दावे जो थे ना आपके सामने आए हैं। ये बड़ा मेरा ख्याल है कि वजीर आजम को पॉइंट आउट किया जा रहा है, वो वजीर आजम को पॉइंट आउट कर रहे हैं। स्पेशल ख्वाजा आसिफ की मैं बात करूँ, अभी हमने अगर आप कहते हैं दोबारा जरा इसके बाद ना कौम को दोबारा सुनाएं एक दफ़ा फिर उसका ये ख्वाजा आसिफ साहब का कि आर्मी चीफ ये कह रहे हैं कि जनाब के मौजूदा वजीर आजम हैं वो भी तकरीरें करते थे शहबाज शरीफ साहब आपकी तरह, आपकी बातें भी आपके सामने आई हैं, जो घसीटना था आपने जरदारी को घसीट लिया आपने। अब मौजूदा वज़ीर आज़म भी पहले तकरीरें यही करते थे, अब उनके सामने भी आ रही हैं बकौल आर्मी चीफ साहब को। ये सुना के ना ज़रा इसके बाद अब मेरा ख्याल एक पेज पे रहे हैं या नहीं रहे मुझे नहीं पता, वो आमिर साहब ये सवाल का जवाब देंगे। सर एक दफ़ा कौन को सुना दें ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के बारे में क्या कहा है। आमिर साहब आप इस पे क्या टेक लेंगे। मैं ख्वाजा साहब जिस मासूमियत से कह रहे थे कि आप देखिए ना मुझे बरगला रहे हैं, मुझे तरस आ गया जो है ना वो देख लो तुम मुझे मना नहीं रहे हो, जो है ना वो बरगला रहे हो मेरी आंखों में आंसू आने लगे थे क्योंकि इनकी मैंने तकरीरें सुनी। इतने सादा है ख्वाजा आसिफ साहब कि ख्वाजा आसिफ साहब की वो सिर्फ इलेक्शन की रात को एक कॉल नहीं गई थी, ख्वाजा साहब की जो है ख्वाजा साहब की गेट नंबर 4 की जो बातें आती रहती हैं, ख्वाजा साहब जन साहब के रिश्तेदारों को कई दफ़ा मिल चुके हैं। अच्छा। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि ख्वाजा साहब के जो केसेस जो थे बहुत ख़तरनाक केस था,
ये फारिग हो चुके हुए थे ना, फारिग होके उसके बाद दोबारा MNA बने हैं। तो ये उस्मान डार साहब जो इल्ज़ाम लगाते हैं ना, वो सुप्रीम कोर्ट वाले गलत नहीं हैं। इस वक्त भी नैब के चेयरमैन की टेबल के ऊपर एक फाइल पड़ी हुई है। खैर सिर्फ का जो कामा था, वो जो कंपनी जिससे एज डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये महीने की तनख्वाह लेते थे, वो कंपनी शेल कंपनी थी। उसका कोई वो पता चल रहा है कि कोई था ही कोई कंपनी नहीं थी। तो वो केस जो है वो आज भी अगर लग जाए तो ख्वाजा साहब 1 हफ्ते के अंदर फारिग होते हैं। तो ये जो नरमी थी ना उनकी गुफ्तगू में, और ये जो कोने में जाके जो बातें की जा रही थी, इसका ये बैकग्राउंड है। मगर हकीकत ये है कि ख्वाजा साहब अकेले नहीं हैं। ये बुरकों में कोई पहन के जाता है, कोई जो है उसकी ऊबर की कार में जाता है, कोई जो है अंधेरे में सुबह दोपहर शाम कौन किससे मिलता है, सारे ही मिल रहे हैं। एक रेस लगी हुई है। इससे आप देखें सियासी मुनाफकत का कितना बड़ा सबूत है कि तकरीरें जो करते हैं वहाँ पे जो जिस दिलेरी से, और पार्लियामान में भी और ये जो APC के अंदर भी है। दूसरी तरफ इन सब का ये हाल है कि इस वक्त आप देखें, इस वक्त बिजली, अब इश्यूज देखें ना अपोजिशन के इस वक्त कितने हैं। बिजली इतनी महंगी हुई है, अब लोड शेडिंग हो रही है, बिजली का बिल ज़्यादा आता है। वो कह रहे हैं गैस की भी लोड शेडिंग होगी, वो कह रहे हैं महंगाई बड़ी ज़्यादा होगी, वो कह रहे हैं कल ही दवाइयों की कीमतें महंगी हुई हैं। इस वक्त तो अपोजिशन को ये इश्यूज़ हैं, इनको तो क़यामत उठा लेनी चाहिए थी, मगर इश्यूज़ क्या चल रहे हैं कि मुझे छोड़ दें, मेरे भाई को छोड़ दें, मियाँ साहब को छोड़ दें, जमानत दे दें, मेरा केस ख़त्म कर दें, फलाना करें। तो फिर अपोजिशन स्वाद मिट्टी होगी जो है। वो हमें तो कहते हैं ये अपोजिशन कहाँ है, अपोजिशन ये इनका ये किरदार ओवरऑल सारा जो आ जाता है। अब आ जाते हैं जो बड़ी खौफनाक किस्म की जो ख्वाजा आसिफ साहब ने इंकशाफ किया है वज़ीर आज़म से रिलेटेड। अब इसकी वाकई एक्सप्लेनेशन कहीं ना कहीं से बनती है कि उन्होंने कहा कि हमारे मुतालिक नहीं, उन्होंने वज़ीर आज़म के मुतालिक भी कहा है कि वो जो तकरीरें करते थे वो उनके आगे आ रही हैं। अब इसकी तशरीह है जैसे मर्जी कर लें, मगर एक ऑब्वियसली ये तो नज़र आता है कि वो जो ये बताया जाता है कि एवरीथिंग इज़ हंकी डोरी नहीं है, ये एक पेज वाला नहीं है। ये उनकी भी जो ये तकरीरें जिस तरह ख्वाजा साहब की माजी की दिखाई हैं, तो सुबह शाम सिविल इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर TV पे भी लोग माजी की तकरीरें दिखा रहे होते हैं कि इन्होंने क्या क्या कुछ कहा हुआ है, वो भी कहीं ना कहीं लिखी गई हैं, वो रिपीट होती हैं। तो किसी ना किसी को दिल आज़ारी होती है, वो दिल आज़ारी का इजहार किया है ख्वाजा तो कोई ना कोई तो वजह होगी जिसकी बात मुलाकातें हुई हैं। तकरीरें भी उनके आगे आ रही हैं। एक तो ये तशरीह हो सकती है कि वो जो फौज के मुतालिक वो एस्टैब्लिशमेंट के मुतालिक बातें करते थे, अब वो उनके आगे आ रही हैं। बाकी कोई रिसेंट अगर कोई उसका है खराबी है तो अब ये स्पेकुलेशन है जो कि मैं जसारत नहीं कर रहा। ये इनकी आंखों में स्माइल सी आ रही है, तो मुझे लगता है कि इनके पास कुछ है। बाकी इनसे जो मैं पूछना चाहूँगा कि इन्होंने कल मशवरा दिया था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को बुलाएंगे ना तो वो जत्थे में जाएंगे। उन्होंने आज कह दिया है कि जनाब 30 लाख लोग लेके जाएंगे। मगर मैं ये सिर्फ ये कहना चाहूँगा उस पर कि मौलाना साहब के अगर ये नाम वहाँ पे पेश हुए ना तो एक्चुअल केस होके वो बुलाएंगे नहीं, वो चुप करके आते जाते किसी से चुप करके गिरफ्तार करके अंदर कर देंगे। वैसे आपको ज़्यादा ही आपने नैब से उम्मीदें रख रही हैं आमिर भाई। ये जो आज ये जो मुलाकात हो गया, ओहो, ये जो सारे असरात हैं छुप छुप के जो लोग मिल रहे हैं, ये नैब के केसेस की वजह से है ना, और क्या है ये इसके पीछे क्या वजह है। मैं होते हैं बट दिस स्ट्रेटजी वर्कड। मैंने उस दिन भी आपको कहा था घोड़ा भी है, मैदान भी है, तलवार भी है, भारी पत्थर भी है। देखते हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो नैब उसके मरियम नवाज के 100 वहाँ पे जो लाई थी किराए पे ये पत्थर मारने, तो उनका बोझ नहीं उठा सके तो मौलाना के मदरसों के बच्चों का नैब बोझ उठा लेगा। आप कहते हैं उठा लेगा, मैं कहता हूँ कि न दिल्ली हनूज सर इस पे हम आगे वो पैनामा इसलिए हुआ कि सबूत थे, ओमनी का केस इसलिए है कि सबूत है। अगर बिल्कुल हवा में केस हो ना जैसे सनाउल्लाह का वो नहीं चलता। चले इस पे हम आगे प्रोग्राम भी करेंगे और इस पे आगे हम देख भी लेंगे क्या होता है। लेकिन ब्रेक के बाद नाज़रीन हम डिस्कस करेंगे कौमी असम्बली इस्तेहकाक कमेटी में मुनासिब जवाब ना मिलने पर नून लीगी MNA मोहसिन नवाज रांझा साहब CCPO उमर शेख पर क्यों बरस पड़े, वजह क्या थी, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आमिर साहब, ये मोहसिन नवाज रांझा साहब जो हैं वो CCPO उमर शेख पर क्यों बरस पड़े, क्या स्टोरी है?
जी आज बड़ा एक वाकया तो कहने को वो इतना ज़्यादा मेन खबर नहीं हो बना, गया कि मगर वो बड़ा एक इवेंट था कि आज प्रिविलेजेस कमेटी के अंदर जो है उमर शेख साहब को बुलाया हुआ था कि जी उन्होंने वहाँ पे जो चौधरी तनवीर साहब है नून लीग के, उनका FIR के अंदर जो है ना नाम लाहौर में हो गया था, जबकि वो यहाँ पे नेशनल असम्बली का इजलास अटेंड कर रहे थे। जुल्फ़िकार हमीद वो हुआ था जब वो CCOPO थे, जब मरियम नवाज साहबा गई थी जी जी जी, वो पहले उस वक्त उमर शेख साहब के जाने से पहले उस वक्त, मगर उन्होंने जो क्योंकि अब वो नए CCPO आ गए थे तो उन्होंने उनको बुला लिया था आज। अच्छा, ये बड़ा कम किया जाता है कि सरकारी मुलाजमों को, और CCPO जब से ये लगे हैं तो बात यह है कि उन्होंने जो बयान दे दिया था उस विक्टिम के मतलब, तो हमने भी मजम्मत की, सब ने मजम्मत की, वो एक बड़ा गलत बयान था। उसके बाद उन्होंने एक दफ़ा नहीं उसकी 10 दफ़ा वो माफ़ी मांग चुके हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब ने फॉर एग्जांपल अगले दिन वो मजाक किया था इसी रेप विक्टिम के मतलब, लोगों ने रिएक्ट किया, उन्होंने भी माफ़ी मांग ली, तो लोगों ने कहा वेरी गुड, थैंक यू, जो है ना गुड वन जो है ना सारा, तो कि सोशल मीडिया पे चल रहा था। उन्होंने कहा जी उनकी एक ही माफ़ी भी मांग के हैं, तो ये उमर शेख साहब 20 माफ़ियाँ मांग चुके हैं, तो उनकी भी माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी। मगर बात यह है कि हम खुद उनके नाक़िद रहे हैं और बड़ी चीज़ों पे बात हो सकती है, मगर वहाँ पे भी उनकी सारी जो ये तनकीद उनके ऊपर आ रही है, पीछे बहुत गहरी सियासत है। अपने दौर में मैंने कहा है कि नून लीग वाले राना मकबूल, सुखेरा, गोलियां मरवा दी लोगों को मॉडल टाउन के अंदर, क्या क्या कुछ कैसे कैसे लोग नहीं लाए जाते, चुन चुन के पूरे पंजाब से बदनाम तरीन लोग और जो डाउटफुल तरीन मशकूक तरीन लोगों को लगाया जाता था, और उनसे वो जाबराना हरकें पुलिस मुकाबले से लेके पता नहीं क्या कुछ है। अब यहाँ पे एक आदमी लग गया है, तो मैं मजबूर हो गया हूँ उनकी साइड ऑफ स्टोरी सुनने पे कि आज जिस तरीके से बदतमीजी उनके साथ प्रिविलेजेस कमेटी में की गई है। मैं चाहता हूँ ज़रा वो मोहसिन राजा साहब की पहले आप दिखा दें, फिर मैं आपको बताऊँगा। जरा वो क्लिप चला दीजिएगा। मालिक कोई नहीं है, भाई मालिक आपका रवैया है, आपका सोच, आपकी उदार है। जो आपने उस खातून के बारे में बात की है, सर मेरी बात सुनो, आपकी तो सोच का वहां से अंदाजा होता है। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है, मेरी बात मेरी दिस इज नॉट ऑन। मेरी अर्ज पे सुनो, आपने यहाँ पे सबको समझ लिया कि हम यहाँ पे कोई जिसका मर्जी करें। मेरी अर्ज तो सुनिए, आपने क्वेश्चन किया, मैं जवाब देता हूँ। मेरे क्वेश्चन का जवाब दे, बट ये नहीं है कि आप मुझसे मुझे मैं अर्ज questioning me. You are appearing before the parliamentary committee. You should address the chair. वहाँ से चेयर की Who the बात hell? अजीब बात, जनाब चेयरमैन इनका पूरा रिकॉर्ड में हुआ है, इनकी सर्विस का पूरा रिकॉर्ड में हुआ है। Privilege breach हुआ है। As an MLA, he has breached my privilege. He is questioning me. You member of the committee is questioning me. ये माजरत करता हूँ, सब जो ब्रीच हो गया जी, सबका breach हुआ है। मोदी गाल तक उठाओ, ये क्या मतलब है? हम यहाँ पे पेश हुए हैं। ये कोई बात है? हर जगह पर गलत है माजरत है कि मैं यहाँ पे ज्यादा पेश हुआ हूँ। मेरी बात। सर इस गुस्से की असल वजह क्या है? बात यह है कि एक यूनिफॉर्म में एक आदमी होता है, हम खुद सरकारी मुलाजमों के और पुलिस के बड़े नाक़िद रहते हैं, मगर आप किसी से ये इस तरह गली मोहल्ले में भी नहीं होता जिस तरीके से ये बदतमीज़ी की जाती है। और जिस तरह मैंने कहा कि पहले यहाँ पे नून लीग को अब ये डर है कि यहाँ पे एक पुलिस अफसर आ गया है, वो इफ़ेक्टिव शायद होगा, शायद वो काम कर जाए, तो ये इसके पीछे सियासत हो रही है। और मोहसिन राजा साहब की जो आज ये जो गुस्सा आप देख रहे थे, तो मुझे पता चला कि मोहसिन राजा जब ये उमर शेख साहब सरगोदा में पोस्टेड थे, तो वहाँ पे 2 गाड़ियाँ जो थी, चोरी की गाड़ियाँ जो हैं, वो मोहसिन राजा साहब के घर से बरामद हुई, और इनके भाई उस वक्त थे, वो दौड़ गए, वहाँ से फ़रार हो गए, तो उनको छापे मारे जा रहे थे। तो उसके बाद मोहसिन राजा साहब ने इनको उमर शेख साहब को अप्रोच किया, तो कि जनाब माफ़ी तलाफ़ी करा दें, छोड़ छाड़ दें, वो जो तरीक़ाकार हमारा होता है कि जनाब सिफारिश करवा के वो ना, तो वो इन्होंने इनकार किया। इन्होंने कहा नहीं जनाब, ये मैं इसको परसू करूँगा, इस केस को, ये 2 चोरी की गाड़ियाँ आपके घर से बरामद हुई हैं, तो ये केस तो चलेगा। तो ये मैंने वाक़या मुझे पता था, तो मैंने उमर शेख साहब को फिर फ़ोन किया,
तो उन्होंने कंफर्म किया, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये वाक़या हुआ था, ऐसे ही है। और जो है उन्होंने कहा जी इनके साथ कोई इनके और उनके कोई म्यूचुअल दोस्त थे, चौधरी खावर रियासत साहब, उनका जी उनको साथ लाए थे, तो वो एक गवाह भी मौजूद हैं जिनकी मौजूदगी में ये आए थे और मैंने ये इनकार किया था। अब बात ये है कि अब ये पर्सनल ग्रजेस जो हैं इनकी भी और बाकियों की जो है ना वो ना करें। एक आदमी है, तो मैंने उनसे कहा कि हुआ क्या सारा बैकग्राउंड। उनके जनाब उसके बाद उनसे पूछा गया कि FIR आपने दर्ज क्यों की। उनके जनाब मेरे से पहले दर्ज हुई थी। बहरहाल अगर वो यहाँ पे उनकी एलिबाई है तो मदई कई दफ़ा नाम लिखा देते हैं। तनवीर की आप बात कर रहे हैं, राना तनवीर की जो है चौधरी तनवीर की, चौधरी तनवीर की, उन्होंने कहा अगर उनकी एलिबाई यहाँ पे मौजूद थे, मदई कई दफ़ा नाम लिखवा देते हैं तो वो तफ्तीश के अंदर वो इंशाल्लाह हट जाएगी, उसके अंदर कोई वो नहीं है। उनके जी कैप्टन सफदर साहब की जो है ना वो आपने, उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर मुझे मार देने का जो है ना प्लान बनाया गया था जान से, और वो जो है उसकी FIR वो क्यों नहीं आपने दर्ज की इसी स्टोरी के हवाले से। उन्होंने कहा जनाब शायद आपको कानून का नहीं पता, ये मोहसिन राजा साहब ऐसे बैरिस्टर हैं, तो उन्होंने कहा ये FIR सिर्फ एक होती है, वो काउंटर वर्जन होता है। काउंटर वर्जन के लिए उन्होंने कहा जी मेरे से कैप्टन सफदर साहब ने फ़ोन पे बड़ी बदतमीज़ी की, बड़ा ऊंची ऊंची बोल रहे थे, तो उनको मैंने समझाने की कोशिश की कि वो काउंटर वर्जन के लिए आपको थाने में आना पड़ेगा, वो फ़ोन के ऊपर नहीं हो सकता। आप थाने में आए तो आपका काउंटर वर्जन भी करते हैं, मगर FIR सिर्फ एक होती है। एक केस की 2 FIR नहीं हो सकती, ये एक एस्टैब्लिश्ड लॉ है। दूसरा उन्होंने कहा जी जब बहुत ज़्यादा मेरे से बदतमीज़ी कर रहे थे तो मैंने उनको याद करवाया कि जनाब मैं 18वें कॉमन का अफसर हूँ, आप 21वें कॉमन के अफसर रहे हुए हैं। ये कैप्टन सफदर साहब जब इनके शाही घराने में ताल्लुकात हो गए थे तो ये DMG में भी आ गए थे, लोगों को भूल गया, और इन्होंने थोड़ा सा उसके अंदर भी किया था, 21वां कॉमन ज्वाइन किया था, शायद मेरा गालबन AC मॉडल टाउन भी थोड़े अरसे के लिए लगाए गए थे। तो उन्होंने कहा जी वो आप उस हवाले से भी मुझसे जूनियर हैं, तो थोड़ा सा वो एक वो थी। बाकी मैं उनसे ये क्योंकि उनके मुतालिक इतना ज़्यादा है तो मैंने उनसे कर दें, आप ही कर सकते हैं, क्योंकि मैंने किया तो फिर वो मेरी समझी जाएगी साउथ की बे के बैसेज हैं मेरे। तो वो जो उन्होंने कहा है शेख साहब ने कि मेरा कसूर ये हुआ है कि मैं साउथ पंजाब से आया हूँ और सेंट्रल पंजाब मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, जरा इस पे आप ही रोशनी डालें, क्योंकि आप ही लाहौर के हैं, आप ही सेंट्रल पंजाब के। मैंने कोई बात की तो फिर वो उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे इत्तफाकन ये वाला सिलसिला है कि ये सारे, मुझे 15 दिन हो गए हैं जब से मैं जिस दिन से आया हूँ, मैं सिर्फ माफी मांग रहा हूँ। जो आदमी आता है मैं उससे माफी मांग लेता हूँ, तो अब मैं इसके अलावा क्या करूँ, मुझे बताया जाए। तो वो एक छेड़ा गया जी आपको इफ्तिखार चौधरी ने मिस्टर DN ने कहा था, वो क्यों कहा था? तो मैंने पूछा, मैंने कहा क्या वजह क्या? वो मुझे याद करवाया उन्होंने कि ये जो शहबाज शरीफ साहब भी क्रेडिट लेते हैं कि फॉरेंसिक लैब मैंने बनाई थी पाकिस्तान में। उन्होंने कहा जी पहला केस जो DNA का सॉल्व हुआ था ना वो डैनियल पर्ल का था, तो मैंने वो स्टडी किया, तो उसके बाद पिंडी भटिया के अंदर एक लाश मिली, तो मैंने फिर पंजाब यूनिवर्सिटी के माइक्रोबायोलॉजी के डिपार्टमेंट से जाके उसकी वो वही साइंस अप्लाई करके जो है ना DNA करवाया। अच्छा। और उसके जरिए पहली दफा जो है ना वो मुजरिम पकड़ा गया। उसके बाद मुझे खोसा लाया SSP कॉन्फ्रेंस में तारिक खोसा साहब ने, और उसके बाद ये पंजाब में DNA का पाकिस्तान में सिलसिला शुरू हो गया है। इस पे आमिर साहब, इस पे हम नेक्स्ट प्रोग्राम में बात कर लेंगे, टाइम खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह नाज़रीन आपसे कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।